तो हे एवरीवन, मैं सेल्फ वेनिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर्स और उसके टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों बहुत अच्छे से समझाए थे। अब हम इस वीडियो के अंदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले शेयर्स होते हैं दैट हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंशियल राइट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो उनको जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले मिलेगा। सेकंड, जब उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है उस टाइम पे उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही पैसा दिया जाता है। थर्ड, हमने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी पढ़े थे कि मतलब उनके पास में और कौन कौन से राइट्स हैं। तो पहला राइट था कि वो सरप्लस प्रॉफिट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड, उनको जब रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट होती है उनके कैपिटल की, तो वो उनको प्रीमियम पे भी रिसीव हो सकती है। और थर्ड, हमने ये पढ़ा था कि हम प्रेफरेंस शेयर्स को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम इक्विटी शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो इसके 8 टाइप्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स हैव 8 कैटेगरीज, that is cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, redeemable, irredeemable, convertible or non-convertible. So first we have cumulative preference shares. क्यूमुलेटिव से आप एक पॉइंट रिमेंबर रख सकते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब कि कलेक्टिव। अब कलेक्टिव मतलब किस चीज का कलेक्शन? डिविडेंड का कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज का? डिविडेंड का कलेक्शन। ठीक है, दीज आर प्रेफरेंस शेयर्स इन विच अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेटेड, मतलब कि जो पैसा, जो डिविडेंड हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो डिविडेंड जो अभी उनको मिला नहीं है वो क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर। तो उसको ही क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मान लीजिए अगर कोई कंपनी है और उसके पास में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है किसी साल, तो जो डिविडेंड है वो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर ईयर के लिए। मान लीजिए अगर मेरे पास में 2025 में मतलब इतना प्रॉफिट है ही नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं कि मैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकूं, तो वो जो डिविडेंड है वो अगले 2026 के बैलेंस शीट के अंदर शो होगा कि ये पैसा हमने अभी तक उनको प्रेफरेंस शेयर्स को दिया नहीं है। लेकिन अगर 2026 में मुझे प्रॉफिट होता है तो पहले मैं 2025 का जो डिविडेंड उनका रहता है अनपेड है वो पे करूंगी, उसके बाद में 2026 का जो भी उनका डिविडेंड बनेगा वो उनको पे करूंगी। ठीक है, क्या है? इन दी कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास में किसी साल सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो वो जो डिविडेंड उनका उस साल का होगा वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्यूमुलेटेड अनपेड डिविडेंड होता है, एक्यूमुलेटेड मैंने अभी बताया था कि कलेक्टिव इकट्ठा हुआ अनपेड डिविडेंड जो अभी हमने उनको दिया नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? एरियर्स ऑफ डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जो अनपेड डिविडेंड है और जो इकट्ठा हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं? एरियर्स ऑफ डिविडेंड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज एरियर मस्ट बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। हमें ये चीज तो पता ही है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पे करने से पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट को करना पड़ता है। चाहे प्रॉफिट बचे चाहे ना बचे, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर बच गया तो दे देते हैं, नहीं बचता तो कोई डिविडेंड नहीं मिलता। एग्जाम्पल है, अ कंपनी हैज 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के पास में 8% के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है जिसके अंदर डिविडेंड वाज नॉट पेड फॉर, मतलब डिविडेंड 2023 में भी मतलब प्रॉफिट था नहीं, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था कंपनी के पास में 2023 में भी और 2024 में भी। तो 8 और 8 दोनों ही ये हो गया। फिर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी कि इन 2025
बिफोर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी मस्ट पे टोटल डिविडेंड। अब इसके अंदर 2025 दे रखा है, ठीक है, बुक के अंदर दे रखा है 31 मार्च 2025, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमने देखा कि मतलब कि 2 साल तो हम दे ही नहीं रहे थे, लेकिन एट द एंड हमने देखा 2025 के अंदर कि हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले जो भी जितना भी डिविडेंड अब तक का इकट्ठा हुआ है किसका, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, वो पे करना पड़ा। In 2025, before paying dividend to equity shareholder, company must pay टोटल डिविडेंड 24। अब ये 24 कैसे निकल के आया, हमें पता है कि हमारे पास में अगर सफिशिएंट पैसा नहीं होता तो हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो भी डिविडेंड होता है वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो जाता है। तो अब जो 2023 का जो भी हमारा डिविडेंड था वो नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड हो गया होगा। फिर 2024 में भी सफिशिएंट पैसा नहीं था तो वो 2025 में भी चला गया। तो 2025 में भी 8% देना था, तो 2023, 24 और 25 इन तीनों को ही 2025 में पे करा जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्यूमुलेटिव। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड आर शोन अंडर कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। क्या कि जो भी हमारा एरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिविडेंड, मतलब कि अभी मैंने बताया था कि ये एरियर्स ऑफ डिविडेंड होता है, जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड अनपेड डिविडेंड होता है वो एरियर्स ऑफ जो डिविडेंड है हमारा एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है उसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर शो करवाते हैं एज एन लायबिलिटी। ये हमारी क्या है, लायबिलिटी है, इसमें लिखा भी हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्यूमुलेटिव हो गया। क्यूमुलेटिव इजी था। क्यूमुलेटिव क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है कि जब जो हमारा डिविडेंड हम किसी साल पे नहीं करते हैं तो ईयर आफ्टर ईयर क्या हो जाता है हमारा, कलेक्टिव हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, कलेक्शन हो जाता है उसका, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंपनी के पास में क्या नहीं होता, एडुकेट या फिर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता उनको पे करने के लिए। तो ये हमारा क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था। अब क्यूमुलेटिव हो गया, क्यूमुलेटिव मतलब कि कलेक्टिव, वहाँ पे हमारा अनपेड जो डिविडेंड है वो कलेक्ट हो रहा था। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होगा, नॉन क्यूमुलेटिव में होता है इन दिस शेयर अनपेड डिविडेंड डज नॉट एक्यूमुलेटेड, मतलब कि यहाँ पे अगर अनपेड डिविडेंड है तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। एक्यूमुलेट मैंने बताया था कि वो इकट्ठा नहीं होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट इकट्ठा, ठीक है। अगर अनपेड डिविडेंड है तो एक्यूमुलेट नहीं होगा। इफ द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड इन अ ईयर, अगर कंपनी ने 2023 के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो शेयर होल्डर लूज द डिविडेंड परमानेंटली, मतलब उनको अब कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। दे कैन नॉट क्लेम इट इन फ्यूचर ईयर। जैसे हम क्यूमुलेटिव में क्या करते हैं कि अगर इस साल 2023 में हमें क्या नहीं मिला था, डिविडेंड नहीं मिला था, 2024 में नहीं मिला था, तो वो दोनों सालों का, दोनों ईयर्स का जो भी डिविडेंड था वो हमें 2025 के अंदर मिल गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर 2023 में और 2024 में कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, कि कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा कि जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो उस डिविडेंड को लूज कर देंगे, उनको अब वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था। क्यूमुलेटिव के अंदर अनपेड डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर कोई भी जो भी हमारा अनपेड डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट नहीं होता, जो शेयर होल्डर होते हैं वो परमानेंटली अपना डिविडेंड लूज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, हमारा नाम में ही पार्टिसिपेट है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर रिसीव फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, उनको
हमें पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, तो फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल शेयर इन सरप्लस प्रॉफिट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास में राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो वो यही पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही होते हैं जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के साथ में कुछ एडिशनल शेयर्स इन सरप्लस प्रॉफिट भी मिलता है। दे में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब कि ये बोला गया है कि जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी बंद होने के बाद में कंपनी क्या करती है, अपनी सारी लायबिलिटीज़ को पे कर देती है। लायबिलिटीज़ को पे करने के बाद में वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर होते हैं उनको पे करते हैं। उनको पे करने के बाद में जो भी पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पे करते हैं। लेकिन इन तीनों ही स्टेजेस को करने के बाद में भी कोई सरप्लस बच जाता है तो क्या उसके अंदर भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, सरप्लस एसेट्स में भी और सरप्लस प्रॉफिट में भी। किन किन चीज़ों में? उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, सरप्लस प्रॉफिट भी मिलता है और सरप्लस एसेट्स में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स डिविडेंड एट द रेट 10%, इक्विटी शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट द रेट 15%। ये एग्जाम्पल है कि किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको 10% के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को 15% के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। आफ्टर दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट स्टिल रिमेन्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक एग्जांपल लेके दिखाया था कि 1 लाख रुपए जो है हमारा, वो अगर प्रॉफिट है किसी साल का तो 1 लाख का 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिल गया? 10,000 मिल गया। अब इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल जाएगा? 15,000 मिल जाएगा। तो ये दोनों मिला के 25,000। अब जो रिमेनिंग बच गया 75,000, तो ये 75,000 के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सरप्लस प्रॉफिट बचा है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिला, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड के बावजूद भी उनको एडिशनल जो भी सरप्लस है प्रॉफिट के अंदर वो भी मिलेगा। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल ऑल्सो गेट अ शेयर इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो गया जो पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नाम में ही है नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब कि वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो उनको किस चीज़ का डिविडेंड, किस चीज़ का एक्स्ट्रा कुछ दोगे? आप कुछ दोगे? नहीं दोगे। आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको उस चीज़ का प्राइस भी तो नहीं मिलेगा ना। जैसे कि हम डांस में करते हैं या फिर हम हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन हो गया या फिर स्पीच कॉम्पिटिशन हो गया, डिबेट हो गया, आपने उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने वालों को क्या मिलती है? रिफ्रेशमेंट मिलती है। जैसे कि तो अगर आपने उस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आप बोल भी तो नहीं सकते कि मुझे वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो दिस शेयर होल्डर रिसीव ओनली फिक्स्ड डिविडेंड। इनको क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और कुछ भी इनको नहीं मिलता है। ठीक है, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा जो भी सरप्लस ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। तो ये पार्टिसिपेटिंग का बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, पार्टिसिपेटिंग के अंदर मिलता है और नॉन पार्टिसिपेटिंग के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी नहीं मिलता और ना ही किसी एसेट्स सरप्लस, मतलब कि वाइंडिंग अप के टाइम में कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर क्वेश्चन है तो हम उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग ही कंसीडर करके चलेंगे, उसको हम पार्टिसिपेटिंग कंसीडर करके नहीं चलेंगे जब तक उसके अंदर लिखा नहीं होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं वो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर हैं। ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? रिडीमेबल, मैंने बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि रिडम्पशन होता है कि रीपेमेंट कर देना, जो भी कैपिटल होती है शेयर होल्डर्स की उनको रीपे करना, मतलब कि उनको वापस मिल जाती है। तो यही है रिडीमेबल, मतलब कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर रीपेड बाय द कंपनी, जो कंपनी के द्वारा रीपे कर दिए जाते हैं आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, मैंने बताया था कि 20 ईयर्स से ज़्यादा आप
जो अपने प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं कर सकते, मतलब उस 20 ईयर्स के बाद में आपको उनकी जो कैपिटल होती है वो वापस करनी पड़ती है। बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे, उनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स 20 ईयर्स याद रखना। These shares are redeemable according to the section 55 of a Companies Act 2013। ये यहाँ पे सेक्शन 55 दे रखा है कंपनीज एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है, कंपनी ने इशू करे 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रीपेबल आफ्टर 7 ईयर। मतलब कि आपने 10% के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिए, मतलब उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। कब तक मिलेगा? सिर्फ 7 साल तक मिलेगा। उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, उनकी कैपिटल्स को रिटर्न कर देगी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। जैसे कि उन्होंने 10 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं, तो उनको 7 साल तक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, 7 ईयर्स तक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। एट द रेट 10%, ठीक है। यहाँ पे ये होगा। और 7 साल के बाद में, मतलब कि एट द एंड ऑफ द 7th ईयर आपको उनकी जो कैपिटल होगी वो वापस करनी पड़ेगी। 10 लाख रुपए उनको वापस रीपेड करने पड़ेंगे। तो वो कौन से होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि उनकी जो कैपिटल होती है कंपनी को रीपे करनी पड़ती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में। अब आता है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मैंने बताया था कि वहाँ पे पैसे वापस करने पड़ते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में। यहाँ पे दिस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिडीम नहीं करते हमारे जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनके कैपिटल को, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक। कैपिटल इज रीपेड ओनली एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग। अब जब कंपनी बंद हो रही होती है तभी हम उनका पैसा वापस करते हैं, मतलब जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो वापस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट, नो कंपनी कैन इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखा, मैंने बताया ना कि कोई भी कंपनी क्या नहीं कर सकती है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ओके। Also, preference shares can not be redeemable after 20 years from the date of the issue। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी, एक तो पहली बात है कि सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती। दूसरा, वो 20 साल तक ही किसी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे मतलब 19 साल तक ही रख सकती है। 20th जब ईयर आएगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको रिडीम करना पड़ेगा, मतलब उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो रिडीमेबल जहाँ पर हम लोग जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनकी कैपिटल को रीपे करते हैं, और इरिडीमेबल के अंदर हम लोग लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी ऐसा सब लिखने के लिए, लेकिन हमें रिडीम करना पड़ता है और उसके अंदर हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी मेंशन है। अगला हमारा आता है, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। These shares can be converted into equity shares after a certain period according to the term of issue। इसके अंदर क्या बताया गया है कि मैंने बताया था कि कन्वर्टेबल तो समझ में ही आ रहा है कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हम? इक्विटी शेयर्स के अंदर हम हमारे शेयर्स को कन्वर्ट करवा सकते हैं। प्रेफरेंस से हम इक्विटी के अंदर जा सकते हैं, मतलब पहले हम यहाँ पर क्रेडिटर से, अब हम क्या बन गए हैं, यहाँ पर ओनर बन गए हैं, ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन इसके अंदर क्या है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, कुछ सर्टेन पीरियड होता है, उसके बाद में ही हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। 100 प्रेफरेंस शेयर्स मे बी कन्वर्टेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब ये जो जितनी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ये सब जब हम शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं कंपनी के, तो उनके सर्टिफिकेट के अंदर ही लिखा होता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो या नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, तो वो सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट ऑफ इशू के अंदर लिखी हुई होती हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया गया है कि 100 जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 5 साल के बाद में आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे
एडवांटेज किसको मिल रहा है, इन्वेस्टर को एक एडवांटेज है, पहले तो स्टार्टिंग के 5 सालों तक वो क्या कर रहा है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड को एंजॉय कर रहा है, उसको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, उसके बाद में वो इक्विटी शेयर्स का बेनिफिट उठा रहा है, मतलब कि ओनरशिप का बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के अंदर। दीज शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और शेयर होल्डर कंटिन्यू द रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स परमानेंटली, मतलब उनको फिर उनके शेयर्स कन्वर्ट ही नहीं हो सकते हैं, वो परमानेंट नेचर के हो जाते हैं, फिर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था आज का, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मैंने बताया था, जैसे आपका होमवर्क इकट्ठा होता चला जाता है ना, एक दिन काम ना करो तो ऐसे ही अगर एक साल आप डिविडेंड नहीं देते हो तो वो अगले साल कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है और उसको वो कलेक्ट होता चला जाता है। जिस साल भी प्रॉफिट होगा तो आपको प्रीवियस वाला भी पे करना पड़ेगा और करंट वाला भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब इसके अंदर आपका कोई भी काम इकट्ठा नहीं होता, मतलब कि डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी साल कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं करा डिविडेंड तो वहाँ पर क्या होगा, आप उस डिविडेंड को लूज कर जाओगे, उस साल के डिविडेंड को, फिर वो आपको नहीं मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग मैंने बताया था, अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के साथ में उनको एडिशनल में जो भी सरप्लस हुआ है कंपनी का, एडिशनल सरप्लस मिल जाता है उनको, और एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप भी उनको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करने को मिलता है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा। रिडीमेबल ये था कि आप कि जो कैपिटल आपने लगाई है कंपनी के अंदर वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद में आपको रीपे कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। इरिडीमेबल होता है कि इरिडीमेबल के अंदर हमारा सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट बताता है कि पहली बात तो कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि 20 साल से ज़्यादा आप कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इरिडीमेबल नहीं रख सकती है, उनको वो रीपे करनी ही पड़ती है। कन्वर्टेबल समझ में आ रहा है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परमानेंट नेचर के हो जाते हैं और उनको हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आपके जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल, सेकेंड लाइक माई वीडियो एंड थर्ड कमेंट PDF or notes whichever you want below in the comment sections. Thanks for watching this video.